टैक्सी में ट्रैवल कर रहे थे, जैसे हम एक स्पॉट पे उतरे और एक 5-10 मिनट्स के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका पासपोर्ट वो टैक्सी में छूट गया है। उसका पासपोर्ट गुम हो गया था, तो शाम को 7 ओ क्लॉक फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि क्या-क्या करना है। तो नॉलेज किस किस से रिलेटेड नॉलेज? या नॉलेज लाइक आप बीजिंग में हो, चाइना में हो, तो उनके कंट्रीज़ के रूल्स, रेगुलेशंस अच्छा। कुछ होते हैं, है ना? जैसे किसी का वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है, तो कितने महीने पहले करना हुँ, है ना? किसी का वर्क परमिट एक्सपायर होगा तो पहले क्या प्रोसेस होता ठीक, ठीक। है ना? जैसे कोई नया स्टूडेंट आया है तो उसको सिम कार्ड चाहिए है, तो उसको नॉलेज नहीं है कि मैं सिम कार्ड कैसे लूँ। हुँ, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिलो 17 आते हैं, बिलो 17 ईयर्स, तो उनको सिम कार्ड नहीं मिलता, तो उनका क्या प्रोसेस है? तो ये जो बीजिंग इंडिया नाम का एक वीचैट आप ग्रुप आपने ये चलाया, बनाया, जिसमें लोग बड़े एक्टिव हैं, जहाँ वो अपनी समस्याएँ, अपने प्रॉब्लम्स को वो शेयर करते हैं और उसमें ही उस ग्रुप में उसका आंसर भी दिया जाता है। तो ये जो ग्रुप बनाने का जो आइडिया आपको कब आया और क्यों आया और कैसे आया? मोस्ट ऑफ कॉमन कौन से चैलेंजेस होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं जो जो इंडियंस बीजिंग में आते हैं या या चाइना में आते हैं, तो स्टार्टिंग में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है? बीजिंग का जो इंडियन डायस्पोरा है, उसको किस तरीके से देखते हो? कैसा है? तो दिवाली हम लोग अभी कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, हुँ, हुँ। और होली तो फिलहाल जो अभी इंडिया के जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, तो मोस्टली हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे-धीरे। तो इसके लिए हमको सपोर्ट भी मिलता है, लाइक इंडियन कम्युनिटी से भी, तो इंडियन कंपनीज़ है बीजिंग में, और ओके। जो इंडियन बिज़नेसमैन है बीजिंग में, तो हमको ये इवेंट्स के लिए उन लोग हमको सपोर्ट करते हैं। मानते हैं कि चाइना जो है वो हार्डवेयर के मामले में हुँ, सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये और इंडिया जो है सॉफ्टवेयर के मामले में सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यस एग्री, ये बात पे तो मैं 100% एग्री करता हूँ। हुँ, सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो सबसे दिमाग में आता है इंडिया। इंडिया का नाम। इवन चाइना जब मैं किधर जाता हूँ, तो उनको सिर्फ़ पता चलता है वो इंडिया, आईटी इज़ गुड, इंडिया आईटी इज़ गुड, और दूसरा लोग बोलेंगे इंडियन फूड इज़ गुड। या अति से इंडिया फार्मा इज़ आल्सो या राइट, राइट। नमस्कार, मैं हूँ अखिल पाराशर। दोस्तों, जब कोई अपने देश से बाहर विदेश में आकर बसता है, तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, चाहे भाषा को लेकर है या उस देश के तौर तरीकों को लेकर। तब हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे मंच की, एक ऐसे साथी की, एक ऐसे ग्रुप की, जहां हम अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। आज मेरे जो गेस्ट हैं वो ऐसे ही एक शख्स हैं जो इस वैक्यूम को उन्होंने भरा है बीजिंग के अंदर, और जो प्रवासी भारतीय जो बीजिंग में रहते हैं उनकी समस्याओं का निवारण करने में बड़ा अहम योगदान और बड़ा एक अच्छी भूमिका वो निभाते हैं। चलिए मैं उनसे मिलवाता हूँ और जानता हूँ कि उन्होंने ऐसा करना कब शुरू किया और क्यों किया। नमस्कार अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, थैंक्स यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। जी, अरुण भाई, जैसा भी मैंने परिचय में दिया कि बताया कि जब कोई इंडियन जब बाहर आता है, खासकर चीन जैसे देश में, जहाँ उसको लैंग्वेज की दिक्कत होती है, उसको तौर तरीक़ों की दिक्कत होती है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने एक ऐसा मंच आपने प्रोवाइड किया भारतीयों के लिए जो जो बीजिंग में रहते हैं। तो ये जो बीजिंग इंडिया नाम का एक वीचैट आप ग्रुप आपने ये चलाया, बनाया, जिसमें लोग बड़े एक्टिव हैं, जहाँ वो अपनी समस्याएं, अपने प्रॉब्लम्स को वो शेयर करते हैं और उसमें ही उस ग्रुप में उसका आंसर भी दिया जाता है। तो ये जो ग्रुप बनाने का जो आइडिया आपको कब आया और क्यों आया और कैसे आया? ठीक है, पहले तो नमस्कार, और वापस से थैंक्स फॉर मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और डिस्कशन के लिए। तो पहला जो हमारा बीजिंग इंडियंस जो कम्युनिटी है, तो ये एक्चुअली पहले से ही चलते आ रहा है, और बीच में हमारे कुछ जो एक्टिव मेंबर्स थे, तो कुछ रीज़न की वजह से इंडिया के चाइना से बाहर चले गए, और वो ग्रुप फिर थोड़ा इनएक्टिव हो गया था। तो जैसे मैं ही जब आया था 2016 में, तो कुछ सारी समस्याएं थी कि कुछ कुछ जैसे इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको कैसे कुछ उनको परेशानियाँ आती थी, जैसे कि किसी का कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम हो सकता है,
या वीज़ा रिलेशन, या जैसे उनको कुछ घर ढूंढना है यहाँ पर, है ना। तो वो सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तब हमने सोचा कि ये एक ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म जो बना हुआ था पहले से, तो उसको हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया, उसको थोड़े अच्छे रूल्स रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट किए कि, और जो भी एक्टिव मेंबर्स है, जो नए मेंबर्स है जो बीजिंग में आए हैं, तो उनको वो ग्रुप में ऐड करके, और जिनको कुछ भी क्वेश्चंस है जैसे जो नए आते हैं, तो कभी कभार होता है कि किनको पता नहीं होता कि उनके बच्चे को कौन से स्कूल में डालें, या तो जहाँ पे एक वैराइटीज़ ऑफ स्कूल है तो आपका बजट के हिसाब से आप कहाँ पे जाएं, हैं, तो ये सब परेशानियाँ हैं। तो इसकी वजह से हम लोग ने ये ग्रुप को एक्टिव किया। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो बीजिंग इंडियंस या नाम का ये जो वीचैट ग्रुप था या वो पहले से एग्जिस्ट करता था, यस, लेकिन वो इनएक्टिव था। राइट राइट। तो आपने उसको टेक ओवर किया या आप उसके एडमिन बने, फिर आपने उसको जिंदा रखा किया। यस यस। अच्छा। तो पहले मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे उसमें। अच्छा। एज लाइक 4-5 ईयर्स, लाइक पिछले 6 सालों में स्टूडेंट्स के जो रेशो है वो कम हो गए हैं, तो ग्रुप से निकलते जा रहे थे। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी था हमारे पास कि हमने जो नए इंडियंस जो आ रहे थे या जो जुड़े हुए नहीं थे ये ग्रुप में, किसी को पता नहीं था ये ग्रुप के बारे में, तो हम लोग ने उनको ऐड किया। सो यानी सभी जितने भी इंडियंस हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 95% इंडियंस ये ग्रुप में है। अच्छा, जो बीजिंग के अंदर जो इंडियंस हैं वो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, तो ये ग्रुप काम क्या करता है, मतलब कैसे काम करता है? जैसे जो भी बंदा यहाँ पे रह रहा है या नए आते हैं, तो उनको हर एक चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। ठीक बात है। इवन मेरे पास भी आज 100% नॉलेज नहीं है, शायद 50 होगा या 60%। और तो नॉलेज किस रिलेटेड नॉलेज? या नॉलेज लाइक आप बीजिंग में हो, चाइना में हो, तो उनके कंट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशंस अच्छा। कुछ होते हैं, है ना। जैसे किसी का वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है तो कितने महीने पहले करना है ना। किसी का वर्क परमिट एक्सपायर होगा तो पहले क्या प्रोसेस होता है, ठीक ठीक। है ना। जैसे कोई नया स्टूडेंट आया है तो उसको सिम कार्ड चाहिए है, तो उसको नॉलेज नहीं कि मैं सिम कार्ड कैसे लूँ। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिलो 17 आते हैं, बिलो 17 ईयर्स, तो उनको सिम कार्ड नहीं मिलता, तो उनका क्या प्रोसेस है ना। तो जो कुछ कुछ लोग जैसे यहाँ पे आते हैं सर्विस सेक्टर्स पे या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चंस रख सकते हो। जैसे बीजिंग इंडियंस, जहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं यहाँ पे जो पुराने रह रहे हैं, लाइक 10 साल से 15 साल 20 साल, तो वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इवन इन ग्रुप और इन पर्सनल लेवल पे वो लोग बहुत मदद भी करते हैं। जी जी। तो यानी कि जिसको भी जो समस्याएं या जो भी कोई चैलेंजेस हैं या वो उसमें, या जो भी क्वेरीज हैं वो उस ग्रुप में डालते हैं, राइट। और उसी ग्रुप में ही आंसर मिल जाता है। लोग Yes, अपनी yes. Most जो of- भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं वो राइट चीज़ें। राइट। तो मोस्ट ऑफ जो उनको आइडिया लग जाता है या तो फिर उनका सोल्यूशन मिल जाता है, कभी कभार हम लोग या तो फिर हम लोग उसको पर्सनल में भी कॉल पे या तो गाइड करते हैं। ओके ओके। अनटिल उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम उनको गाइड करते हैं। पर्सनल लेवल पर। Yes, अच्छा। और ये तो सब ये अच्छा, ये जो ये आपकी ये यात्रा है, Yeah. ये टेक ओवर करने की, बीजिंग इंडियंस या ग्रुप चलाने की, एडमिन बनने की, ये कब शुरू हुई? और आपने कब सोचा कि यार ऐसा कुछ, मतलब चलो आपने बताया कि ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था लेकिन इनएक्टिव था, या तो आपने कब सोचा कि यार इसको इस फॉर्म में इस तरीके से यूज़ किया जाए? तो क्या बीजिंग इंडियन नाम का जो ये वीचैट ग्रुप है, क्या ये जब ये पहले एग्जिस्ट करता था तो क्या ये इसी तरीके की सर्विस मिलती थी इस पर? या पहले आपका जो क्वेश्चन था कि क्यों स्टार्ट किए, हाँ, ये बता दीजिए। तो ये जैसे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। जैसे हम मेरे एक मित्र आए हुए थे दूसरे सिटी से बीजिंग में, तो हम कब की बात है ये है 2016, हाँ 16 मिड ऑफ 2016, आज से 9 साल पहले। या तो हम लोग एक टैक्सी में बैठे, तो टैक्सी में मेरे दोस्त का जो बैग था वो टैक्सी में भूल गया वो, और वो टाइम पे वो दीदी से बुक नहीं हुई थी, वो जो येलो टैक्सी जो हम हाथ दिखा के खड़े करते थे, तो वहाँ पे एक स्लिप मिलती थी आपको सिर्फ। तो हम वो टैक्सी में ट्रैवल कर रहे थे, जैसे हम एक स्पॉट पे उतरे और एक 5-10 मिनट्स के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका पासपोर्ट वो टैक्सी में छूट गया है। तो हमको ट्रैक करना इम्पॉसिबल था, और लाइक कि मैं भी नया था बीजिंग में, तो मुझे उतना रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं थे कि
पासपोर्ट गुम हो गया तो क्या करना है ना। तो हम लोग ने कुछ कुछ इंडियंस को कॉल लगाया, जितने मेरे एक दो कॉन्टेक्ट्स थे, तो उनको भी उतना आइडिया नहीं था। फिर मैंने इंटरनेट पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो फिर पता चला कि हाँ, पहले स्टेप 1 ये करना है, फिर स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3। तो फाइनली हमको जब दोपहर में उसका पासपोर्ट गुम हो गया था, तो शाम को 7 o'clock फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या करना है। तब आपको पता लगा या क्या तो करना कि है। तो मुझे पता चला कि ये तो हमारा सिर्फ एक ही डिफ़िकल्ट है, शायद कितने सारे जो इंडियंस आते होंगे या जो ऑलरेडी है, तो उनको सब लैक ऑफ नॉलेज है, या ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे आप इंटरनेट पे भी जाओगे तो वहीं पर भी पूरा यानी 100% आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चला कि मुझे क्या करना है ना। अगर हमको कोई, जैसे वो टाइम पे अगर मुझे पता रहता कोई ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है जहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं, तो हमें पता चलता। तो ये एक वन ऑफ द सीन है। तो वहाँ से मेरा थिंकिंग स्टार्ट हुआ कि हम ऐसा कुछ सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं जब बॉम्बे में था, या तो हम लोग का भी ये जैसे कॉलेज में हो गया, तो हम लोग का एक क्लब हुआ करता था कि लाइक किसी को कोई नया स्टूडेंट आए या किसी को कुछ तकलीफ है, तो हम लोग वो टाइप का हमारा क्लब था। तो मुझे वो ध्यान आया कि शायद मैं यहाँ पे बीजिंग में वो चीज़ कर सकता हूँ। तो आज के डेट में हमारा ऑलमोस्ट 80% सक्सेस रेट है कि हम लोग अच्छा जितना हमको पॉसिबल होता है हम गाइड करते हैं। यानी कि जो जिसको भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती है या उनको आप जो भी सॉल्यूशंस देते हो तो 80% वो पूरा हो जाता है। ठीक ठीक। तो फिर आपने कब शुरू किया? ये तो आपने बताया कि ये इंसिडेंट होने के बाद या आपको एक आइडिया आया कि ऐसा कुछ मंच होना चाहिए जहाँ पर लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको उस तरीके से सॉल्व किया जाए। Yes. फिर आपने आगे क्या स्टेप फिर रहा आगे आपका? मैंने देखा कि बीजिंग में जो बहुत साल से है, जैसे कुछ इंडियन बिजनेसमैन ओके। कुछ इंडियंस कॉर्पोरेट हाई प्रोफाइल में है, सीईओ है या कंट्री हेड है। फिर उनके बाद कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स भी है जो यहाँ पे 5-6 ईयर से वो लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और फिर मैं जब उनसे सब मिला, कुछ रेस्टोरेंट्स के ओनर्स है जो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होते हैं, कौन आता है जाते हैं और कौन नए आए हैं। और फिर मैं जब उनसे फिर कनेक्शंस करना स्टार्ट किया, उनसे मिला जुला, फिर हम लोग तभी मुझे लगा कि हाँ, ये लोग सबको लेके एक हम कम्युनिटी बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मेरे से ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन वो भी अपने काम में बिज़ी रहते हैं और उतना टाइम नहीं बिता सकते हैं। तो इसके लिए हम एज अ ग्रुप तो जितना हो सकता है हम हमारे साइड से ट्राई करते हैं कि जो भी नया इंडियंस आए उसको कोई तकलीफ़ ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकें। जो मोस्ट ऑफ कॉमन कौन से चैलेंजेस होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं जो जो इंडियंस बीजिंग में आते हैं या या चाइना में आते हैं, तो स्टार्टिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है? अगर कोई नया बंदा अगर आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहला तो उनका चैलेंजेस होता है कि घर के लिए, कि मैं घर कौन से लोकेशन में लूँ, ओके ओके। या हाँ, उनको पता नहीं या है पता कि नहीं कि मैं कौन से लोकेशन में में उनको रहना है। लूँ। तो कभी कभार ऐसे वैसे भी है, आज के डेट पे मेरे अच्छे फ्रेंड्स रेस्टोरेंट, तो उन लोग क्या करते हैं, इंडिया से रेस्टोरेंट वाले को कॉल करके पूछते हैं कि कौन सा एरिया अच्छा है रहने के लिए, है ना। तो जैसे अभी तो उन लोग गाइड कर देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो आने के बाद उनको लगता है कि अरे हाँ, मेरे को शायद ये एरिया में रहना चाहिए था, ये एरिया में रहना चाहिए था, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम्स है। और दूसरा चैलेंज होता है लैंग्वेज के लिए है। तो बीजिंग में जैसे आपको पता हो कि चाइनीज़ इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश आजकल मोस्टली जो यंगस्टर्स है बोल पा रहे हैं। तो लैंग्वेज का थोड़ा, लेकिन जैसे कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, तो आपको लैंग्वेज की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका दीदी हो गया, या तो लेकिन जब आप घर रेंटिंग पे लेते हो, या तो फिर आपका बच्चे का कुछ स्कूलिंग करवाना है, तो स्कूल कौन सा स्कूल अच्छा है, या तो कोई अगर बिजनेसमैन आता है उसको बिज़नेस करना है, तो उसके बिज़नेस के जो रूल्स होते हैं कि पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे ऑफिस रजिस्टर करना है, किसको कौन एजेंट अच्छा है ना। तो इसको ये सब चैलेंजेस है। तो हम एटलीस्ट जैसे बिजनेस साइड से अगर कुछ क्वेरीज है तो हम 50% 60% सॉल्व करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये सब गवर्नमेंट जॉब होते हैं। हम लोग एजेंट कोई अच्छा है, जैसे आप टेक्सटाइल से हो या आईटी से हो इनपुट, तो उसके हर एक का, जैसे आप रेस्टोरेंट वाले हो तो रेस्टोरेंट का नया बिजनेस आपको करना है, तो उसके अलग अलग एजेंट्स होते हैं। तो हम सिर्फ रेफ़र कर सकते हैं कि
गाइड, फिर वो उनको गाइड करेंगे कि आपका कौन सा लोकेशन अच्छा होगा, क्या होगा, है ना। तो उसका जो 50% जो प्रॉब्लम है वो उसको यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो जैसे लास्ट 2 ईयर से बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन यहाँ पे एग्जीबिशंस के लिए भी आते हैं। ओके। तो मुझे कभी कभार मिल जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स पे या रेस्टोरेंट पे। तो उन लोग जब कोई इंडियंस देखते हैं तो उन लोग पहली जो चीज़ होती है कि कुछ हेल्प कर सकते हो क्या हमारी। तो किस मदद, हाँ हमको घूमने जाना है, जैसे ग्रेट वॉल देखने जाना ठीक है ठीक ठीक। है ना। जैसे और एक फिर हो जाता है कि अभी जैसे हमारी बिजनेस डील हो रही है तो हम हर बार नहीं आ सकते, कोई यहाँ पे है जो बिजनेस कंसल्टिंग कर सके हमारे इंडिया की, हर बार हम बार बार नहीं आ सकते हैं, ये चीज़ हो गई। और फिर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अभी वो बीजिंग में है तो उन अभी उनके पास टाइम है तो मैं कहाँ जाऊँ, तो उनको थोड़ा लैक ऑफ ये होता है इन्फॉर्मेशन। तो वो लोग फिलअप करने का ट्राई करते हैं कि कहीं से हमको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यानी कि जो भी आता है, कोई भी नया इंडियन आता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती है, यस, उस गाइडेंस की। राइट। और वो जो प्रॉब्लम है जो वो पूरी कर देते हैं, जो बीजिंग इंडियन नाम का जो एक ग्रुप है यस, वो उसको पूरा करता है, या आप या आपकी टीम जो है वो उस तरीके से राइट, करते हैं ये चीज़। यस। बीजिंग का जो इंडियन डायस्पोरा है उसको किस तरीके से देखते हो, कैसा है? या तो बीजिंग में भी मुझे लगभग हो गए 10 साल, ठीक 10 to 11, और इसके पहले मैं शामन में रहता था 2 साल। तो ओवरऑल मेरा चाइना का जो एक्सपीरियंस है वो 12 साल का है। तो जैसे मुझे बीजिंग में अभी कंटिन्यू 10 साल से हूँ, और मैंने देखा कि बीजिंग के जो डायस्पोरा है इंडियंस, फर्स्टली वो बहुत हेल्पफुल है सभी। अच्छा। और यहाँ पे सभी स्टेट्स के हैं, जैसे तमिल संगम है, या ये है कोलकाता वाले है, मलयाली है, मराठी मित्र मंडल है। तो सब लोग अपना अपना उनका ग्रुप है, लेकिन हर एक कुछ त्यौहार होता है तो सब लोग साथ में आके सेलिब्रेट करते हैं, ये अच्छा बात है। जैसे हमारा ग्रुप है, अगर किसी ने भी क्वेश्चन किया है तो एटलीस्ट उसको 5-6 रिप्लाई तो मिल ही जाते हैं, अच्छा। है ओके। ना। तो यानी सब लोग हेल्पफुल है, सब लोग चाहते हैं कि एक दूसरे की मदद एक करें, दूसरे की एक मदद दूसरे को करें। कॉपरेट करें। हाँ, हाँ। जैसे कुछ त्यौहार है, मेरे घर पे त्यौहार है तो हम किसी को बुलाएंगे, गैस उनके घर पे त्यौहार है, या तो हम लोग एज ए कम्युनिटी भी यहाँ पे त्यौहार करते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कोई नया आ गया तो उनको खुशी होता है आप लोग ऐसा करते हो त्यौहार, हमको अच्छा लगा। कि कभी कभार इंडिया में भी इतना अच्छा हम लोग गेट टुगेदर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा हो जाता है। ओके। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं तो कुछ कुछ लोग यहाँ पे बॉर्न हुए रहते हैं बच्चे, तो उनको भी अपना इंडियन का जो त्यौहार है, जैसे दिवाली हो गया, गणपति फेस्टिवल हो गया, या केरला का जो ओनम होता है, तमिल न्यू ईयर, तो हर स्टेट का यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। और बच्चे को भी एक अच्छा नॉलेज मिलता है कि भले वो इंडिया से बाहर है लेकिन वो इंडियन कल्चर, इंडियन फेस्टिवल के थ्रू जुड़े हुए हैं, और उनका नॉलेज मिलता है उससे। जैसे कि इंडियन एम्बेसी भी कुछ इवेंट्स रखती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, और अपना अक्टूबर 2, उसके अलावा और कुछ इवेंट्स भी होते हैं। तो उसमें भी एम्बेसी को मैंने देखा उन लोग कुछ कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, कुछ मंत्रा बोलना, या तो कुछ इंडियंस के बारे में पोएम लिखो फॉर किड्स। तो ये सब चीज़ें अच्छी है कि जैसे देन उन लोग को पता चलेगा कि अपना कल्चर क्या था, हिस्ट्री क्या था, एंड फेस्टिवल्स दे विल कम टू नो। तो जो इंडियन डायस्पोरा जो बीजिंग में प्रवासी भारतीय हैं, या उनका जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी एक्टिव है। इवन कल्चर, इवन जैसे मैंने बोला कि जो कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स। तो उन लोग कुछ इंडियन क्लासिकल डांस की है, इंडियन सॉन्ग्स कर रहे हैं, है ना। बट बीजिंग इंडियंस जो आपने जो ये एक कम्युनिटी आपने बनाई है, या आप दिवाली, होली, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आपकी Yes, कम्युनिटी से मैं भी जुड़ा हूँ, या तो आप होली दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं बड़े अच्छे लेवल पर। तो Yes, वो कितने कितने इंडियंस आते हैं, उनकी जो भागीदारी है वो कितनी रहती है? और क्या इंडियंस के अलावा भी रहते हैं? यस यस। तो मैं अभी जैसे दिवाली हम लोग अभी कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, और होली तो फिलहाल जो अभी इंडिया के जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो मोस्टली हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके लिए हमको सपोर्ट भी मिलता है, लाइक इंडियन कम्युनिटी से भी, जो इंडियन कंपनीज़ है बीजिंग में, और जो इंडियन बिजनेसमैन है बीजिंग में। तो हमको ये सब इवेंट्स के लिए उन लोग हमको सपोर्ट करते हैं, लाइक स्पॉन्सरशिप। तो इसकी वजह से हम थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
ताकि हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन, क्योंकि हम सब इंडिया से बाहर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आके एक ही बड़ा त्यौहार साथ में मनाएं। और ना उससे पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में ही होली Yeah. सेलिब्रेशन, दिवाली Yes, सेलिब्रेशन होती थी। या जैसे जब मैं 2016 में आया था तो पहला मेरा इवेंट था होली 2017, वो एक छोटे रेस्टोरेंट में हुआ था। तो बहुत ही कम लोग थे, मेरे को लगा 40, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन, तो जगह था वो बहुत छोटा था। तो मैं एवरी ईयर सोचता था कि हम लोग बड़ा क्यों नहीं कर सकते। फिर मेरे को चैलेंजेस दिखे कि उसके लिए कुछ स्पॉन्सरशिप लगेगा, क्योंकि हमको बड़ा जगह लेना पड़ेगा, फिर उतना कैटरिंग वाले को हायर करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम लोग जो भी इंडियन बिजनेसमैन है यहाँ पे, और इंडियंस कुछ कम्युनिटी मेंबर्स भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। जैसे कल्चरल इवेंट्स है तो वो हमसे कुछ चार्ज नहीं करते, वो सब फ्री ऑफ चार्ज। जैसे डांस हो गया, सिंगिंग ये है, और या तो फिर कुछ कल्चरल प्रोग्राम करना है तो वो सब वो फ्री ऑफ चार्ज हो जाता है हमारा, है ना। और जो भी जैसे इवेंट वेन्यू का प्लेस होता है या कैटरिंग सर्विसेज, तो हम कंपनीज जो इंडियंस हैं तो वो हमको सपोर्ट करते हैं ये सब चीज़ के लिए। जी जी। या इंडियन डायस्पोरा आप को किस तरीके से देखते हैं? अगर हम इंडिया चाइना के रिलेशन के बीच में अगर रखें, उसके बेटरमेंट के उसमें, तो इंडियन डायस्पोरा कितना बड़ा रोल निभाता है और पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज में भी, Yeah. तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर आप इंडिया चाइना, अगर किसी देश में किसी, जैसे सपोज करो चाइना में या खासकर बीजिंग में, अगर एक मजबूत इंडियन डायस्पोरा हो, तो क्या इससे दोनों देश इंडिया और चाइना के रिलेशन में को इम्प्रूव करने में या उसके रिलेशन को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिलती है ऐसा? यस। सो आपको ये चीज़ मैंने देखा भी हूँ। जैसे आपका बोल सकते हो कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। है ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ डांस स्टूडियोज़ है जो इंडियन डांस सिखाते हैं, इंडियन लाइक चाइनीज लोगों का है वो? हाँ या अच्छा। जैसे कथक, भरतनाट्यम, है ना। अब कुछ हमारे भी जो लास्ट ईयर इवेंट्स हुए थे, जो कथक डांसर, भरतनाट्यम, वो पूरा ग्रुप चाइनीज़ ही था, अच्छा अच्छा। ओके। है ना। तो ये सब कल्चरल एक्सचेंज हो गया। और कुछ चाइनीज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे हिंदी सिखाया जा रहा है, तमिल सिखाया जा रहा है, और कुछ चाइनीज़ लोग बोल भी सकते हैं हिंदी और तमिल। तो ये सब देख के लगता है कि दोनों कंट्रीज़ आपस में अच्छे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे उनको बहुत भरोसा है। और इवन ये तो कल्चरल साइड से हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ लाइक कमर्शियल हो गया या पॉलिटिक्स साइड से भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ जैसे पासपोर्ट टाइम पे जो मैंने स्टोरी सुनाया था, तो वो टाइम जब हम लोकल पुलिस स्टेशन गए थे कि ये करवाने के लिए, तो हमने उनको बोला कि हमको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको गाइड किया कि कैसे करना है। तो जो लोकल अथॉरिटीज़ है तो वो भी हमको अच्छा सपोर्ट करती है कि आपको अगर नहीं पता है तो कैसे क्या करना है। इवन विथ एड्रेस, फ़ोन नंबर, उन लोग ने अच्छे से गाइड किए थे हमको। ओके। अभी देखा होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। पिछले 7 साल बाद वो यहाँ पर आए हैं, राइट। और उनका वेलकम करने के लिए बीजिंग से, ना केवल बीजिंग से, या चीन के अलग अलग जगहों से Yes, वो जो प्रवासी भारतीय हैं वो उनका वेलकम करने के लिए उधर गए। तो आप भी गए वहाँ पर, मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी। तो एक तो उसके बारे में अनुभव बताएं कि कैसा लगा आपको थिएनचिन जाकर, या बाकी जो इंडियंस उधर गए और पीएम मोदी से मिलकर या उनके साथ हाथ मिलाकर कैसा लगा? और जब शी और मोदी की जो मुलाकात हुई है उस पर आप और क्या कहेंगे? ठीक है। तो पहले तो जब हमको पता चला कि मोदी जी इधर आने वाले हैं थिएनजिन फॉर एससीओ समिट, और इंडियन कम्युनिटी को एक चांस है उनके साथ हेलो बाय करने का, हैंडशेक, और उनके साथ कुछ मुलाकात का, एक इंटरेक्शन करने का हमारे को चांस था। तो इस इंडियन एम्बेसी ने एक अरेंजमेंट किया हुआ था कि जितने भी, नॉट ओनली इन बीजिंग बट जैसे ऑल ओवर चाइना, जितने भी इंडियन डायस्पोरा हैं तो उनके लिए एक इनविटेशन भेजे थे जिनको भी आना है, सभी के लिए वेलकम था। और जैसे बीजिंग से भी मोस्ट ऑफ पीपल सब बीजिंग से गए हुए थे क्योंकि वो बहुत ही पास में था थिएनजिन, और सभी इंडियंस बहुत ही एक्साइटेड थे
पीएम सर को मिलने के लिए, मोदी जी को, क्योंकि पहले तो वो भी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है। सो इट इज़ हॉनर टू मीट हिम एंड हैंडशेक विथ हिम, है ना। तो सभी का एक पॉजिटिव एनर्जी था, सबका एक एक्साइटमेंट था। और कुछ लोग तो मैं देखा कि ग्वांगझो शंघाई से बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के आ गए थे कि एज़ पर उनके अरेंजमेंट्स के हिसाब से। और हम लोग उनका वेलकम के लिए बोर्ड्स वगैरह बना के लेकर गए थे बीजिंग से, टू वेलकम मोदी सर फ्रॉम बीजिंग इंडियन कम्युनिटी से। और जैसे शंघाई से भी कुछ कम्युनिटी मेंबर्स आए थे, तो उन्होंने अच्छा इंटरेक्शन किया हमारे साथ। जितने भी लोग थे, मेरे को लगता है उन लोग ऑलमोस्ट सबसे उन्होंने बातचीत की। मोस्टली हमने देखा कि वो बच्चों लोग के साथ ज़्यादा क्लोज थे। अच्छा। या तो मैं सोच रहा था काश मेरे हाथ में भी एक बच्चा था, मैं ज़्यादा बातचीत कर पाता उनसे। ठीक ठीक बात। तो जब मेरी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई तो मैं उनको पूछा हाउ वाज योर, आपका ट्रिप कैसा रहा, तो उन्होंने बोला इज़ वेरी गुड। और मैंने हाथ मिलाया तो खुशी ऑफकोर्स होती है कि आप कोई बड़े इंसान से मिल रहे हो और अपने देश के प्राइम मिनिस्टर है, सीनियर पर्सन है। सो एक रिस्पेक्ट आती है दिल में, है। और फिर जैसे नेक्स्ट डे उनका मीटिंग था एससीओ समिट के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोनों कंट्रीज़ के लिए, राइट। है ना। क्योंकि जैसे एससीओ का जो मेन एजेंडा होता है कि पॉलिटिक्स और कमर्शियल और जोग्राफी, जैसे कि सिक्योरिटी, ये तीन मेन टॉपिक्स होते हैं अपने एससीओज़ के। तो ये टाइम इवन लास्ट 1 ईयर तो अपना जो रिलेशनशिप है एज़ पर पॉलिटिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे ये बार कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, तो दोनों साइड्स के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है वो। और ये अच्छा स्टेप था कि मोदी जी यहाँ पे आए थे, तो इट वाज वेरी रिस्पेक्ट टू। चाइना ने भी बहुत अच्छा वेलकम किया है जी जी, उनका। ये बिल्कुल बिल्कुल चाइना में उनका जो वेलकम था बहुत ही अच्छा बहुत ही रहा। शानदार, बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। यस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ कॉमन इंडियन पर्सन आप चाइना में, तो आप जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे जो जो लोग जो जो चाइना में रहते हैं और जो प्रवासी भारतीय हैं, आपकी नज़र में शी और मोदी की जो मुलाकात हुई और उसको किस तरीके से आप, मतलब क्या उम्मीद है कि दोनों देशों के जो रिलेशन है वो कितने ज़्यादा मजबूत हो उससे, और कितना फ़ायदा मिले, कितना बेटरमेंट रहे, और बाकी आप जैसे और भी बहुत सारे जो भारतीय हैं वो क्या उम्मीद चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं वो। यस यस। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है डिस्कशन के लिए। एक्चुअली ये लंबा टॉपिक है डिस्कस, तो मैं कोई अभी नहीं, शॉर्ट में बता छोटा कर दूंगा। लीजिए। हाँ, तो जैसे ये जो मीटिंग था, जितने भी इंडियंस नॉट ओनली इन बीजिंग बट जो चाइना में है, पूरे चाइना में, हाँ, राइट। तो उनको एक भरोसा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि अभी हम ज़्यादा सिक्योर है, या आप समझ लो कि हम थोड़े सेफ, या तो फिर हम लोग एक अच्छे रिलेशन में है ना। तो एक भरोसा होता है कि हम लॉन्ग टर्म यहाँ पे अपना, जैसे किसी का बिजनेस है, किसी का स्कूल है, किसी का फैमिलीज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखे जाओगे, नॉट ओनली इंडियंस बट चाइनीज़ जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है कि उनका जो बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए, या तो फिर बिज़नेस रिलेशन विद इंडियंस वो अभी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। जी जैसे मैं अभी बोल रहा था, लास्ट 2 ईयर से उनका क्लोजनेस बढ़ गया है ना। तो ये सब बिकॉज ऑफ द एससीओ मीटिंग, तो आप कह सकते हो कि क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ गई है दोनों कंट्रियों में, है ना। ठीक ठीक और बात। ऑल्सो जो भी पॉलिटिकल टेंशन्स थे वो कम हो गए, तो ये सबसे बड़ी बात है। आपने बताया कि आपको यहाँ करीब 10 साल हो गए या बीजिंग में, या और उससे पहले भी आप चाइना आए थे। तो मैं Yes. आपकी जर्नी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले कब आए और क्यों आए। ओके, तो फर्स्ट एक्चुअली मैं 2008 और 9 में यहाँ पे मैं से बिजनेस ट्रिप्स के लिए आता था, कुछ 1 मंथ्स ऐसा कुछ। ओके। फिर क्योंकि मैं कोई इंडियन कंपनी में जॉब कर रहा था। फिर उसके बाद मुझे 2011 में
मैं श्यामन यूनिवर्सिटी के साथ था फॉर 2011 से 12। श्यामन यूनिवर्सिटी में क्या करते थे आप? तो श्यामन यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट रिसर्चर था डिजिटल मल्टीमीडिया के लिए। तो तभी Okay. हम लोग ई लर्निंग्स का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है तो उसके लिए हम लोग काम करते थे श्यामन यूनिवर्सिटी के साथ। तो मेरा अच्छा 1.5 ईयर का प्रोजेक्ट था वो। तो वो ख़त्म होने के बाद 3 साल मैं साउथ कोरिया में था, सोल में। अच्छा ओके Yes. तो सोल में भी मैं ऑल्सो ये डिजिटल मीडिया में ही था और वहाँ पे मुझे 3 इयर्स का प्रोजेक्ट्स पे काम करना था सोल में। फिर जैसे ही वो खत्म और मेरे माइंड में हमेशा चाइना घूमता रहता था। फिर Okay. जब मैं 2008 में आया था तो मैंने कहा चाइना ऑलरेडी बहुत बड़ा है लाइक इंडिया, शायद इंडिया से। तो जब मैं 2011-12 यहाँ पे स्पेंड किया तो मुझे लग ही रहा था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत बड़ा है। अच्छा ओके Yes, है ना, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ जब आप साउथ कोरिया में थे तब आप क्या कर रहे थे उधर? साउथ कोरिया में मैं एक कंपनी थी जो साउथ कोरिया में मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था जहाँ पे हम लोग डिजिटल मीडियाज़ के ऊपर रिसर्च करते थे, जैसे वीडियोस ऑडियोज़ के ऊपर। तो हम लोग का हार्डवेयर्स के रिलेटेड भी थोड़ा बहुत काम्स था, चिपसेट्स के ऊपर, जैसे वीडियोस बोर्ड होते हैं, ऑडियो बोर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर, है ना। तो ये हम लोग को इनविटेशन आया था साउल का जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू हमको इनविटेशन आया था, जो भी शामन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे। तो हम लोग 2 लोग सिलेक्ट हुए थे उसके लिए, है ना। तो जैसे ही वो मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो मैं वापस 2016 बीजिंग में शिफ्ट हो गया। तब से लगातार आप यहीं पर ही हैं। यस यस। तो यहाँ आप क्या करते हैं अब? यहाँ पे हमारा एक कंपनी के साथ ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो मेरी एक कंपनी है बॉम्बे में, तो हम लोग यहाँ पर उस कंपनी का ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखा हुआ है एक कंपनी को कि वो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं अंडर देयर नेम। तो क्या सॉफ्टवेयर से या related सॉफ्टवेयर आप? है, तो हमने उनको OEM करके रखा हुआ है। ओके 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 तो ये हमारा वन सेट ऑफ बिजनेस है। और अनदर हम लोग यहाँ से जो हार्डवेयर्स है, क्योंकि इंडिया से हम सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं और हार्डवेयर हम इंडिया को दे रहे हैं। अच्छा ओके तो हम लोग जो भी हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे वायरलेस ऑडियो वीडियो डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, या तो फिर कुछ IT रिलेटेड जो भी USBs के पार्ट्स है, या कुछ कंप्यूटर्स पार्ट्स, हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं टू इंडिया। तो आप ये मानते हैं कि चाइना जो है वो हार्डवेयर के मामले में सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इंडिया जो है सॉफ्टवेयर के मामले में सबसे बड़ी फैक्ट्री है? यस एग्री, ये बात पे तो मैं 100% एग्री करता हूँ। जैसे मुझे लगता है आज के डेट में अगर आप कोई भी कंट्रीज़ को पूछेंगे कि आपको चाइना के साथ बिजनेस करना है तो वो ऑफ कोर्स यस बोलेगा। तो उसका सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा कि उसको हार्डवेयर रिलेटेड ही कुछ करना होगा। अच्छा हाँ, जैसे ओके कुछ एनीथिंग, मे बी शायद वो टेबल मैन्युफैक्चरिंग हो या चिपसेट हो या आपका कुछ IT के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो, वो है। और जैसे जब भी कोई सॉफ्टवेयर की बात आती है तो सबसे दिमाग में आता है इंडिया का नाम। इवन इन अच्छा। चाइना जब मैं किधर जाता हूँ तो उनको सिर्फ पता चलता है वो इंडिया, IT इज़ गुड, इंडिया IT इज़ गुड। और दूसरा लोग बोलेंगे इंडियन फूड इज़ गुड। अति से इंडिया फार्मा इज यस राइट राइट राइट। तो ये है। और ऑफ कोर्स जैसे चाइना में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी अगर बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन भी है जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आप बोल सकते हो, या पार्टनरशिप में किया हुआ है ना। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे अगर आपको करना है। तो मतलब आप Indians- चाइना को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मानते हैं आप? राइट राइट। अच्छा Yes. ओके ना? उसकी वजह क्या है? ओके, तो फर्स्ट जैसे मैंने बोला कि लोग का मैन्युफैक्चरिंग में दे आर वेरी एक्सपर्ट, बिकॉज इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है। जैसे कोई प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो ये आपको पूछें कि आपको कितने बजट में आपको बनवाना है ना। तो पहले इनका क्या था कि अब प्राइस फिक्स था कि हम $50 में ही बनाएंगे। तो अभी ऐसा नहीं, आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है आपका कस्टमर बेस कितना है, लाइक $10 $20, तो वो हिसाब से आप अपना जो प्रोडक्ट है कस्टमाइज़ कर सकते हो। और आप अपना लोगो लगा सकते हो कि आपको जैसे मुझे मेरा ब्रांड के अंदर ही चाहिए है। तो उसमें क्या था, आपका प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है। जो कस्टमर है उनको कॉन्फिडेंस आता है कि अरे ये तो इनका खुद का प्रोडक्ट है ना।
तो इसमें जो कस्टमर सर्विस है वो थोड़ा इजी हो जाता है। राइट Yes, राइट है। राइट। तो मेन आज के डेट में जो सर्विस होता है, प्रोडक्ट तो हम बेच देते हैं, इसके बाद सर्विस का प्रॉब्लम आता है। तो मुझे लगता है चाइना का जो सर्विस है आफ्टर सर्विस, तो वो बहुत अच्छा है। ओके यस, ओके ओके। सर्विस सेक्टर में भी। या तो दिस इज़ एक रीज़न है कि इनका दोनों लाइक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और प्राइस, है ना। और इनके पास ऑलरेडी जो चेन है, जो इकोसिस्टम है, वो रेडी है आपके पास। ओके Yes, ओके। तो इजी है और इनके लेबर्स ऑलरेडी एक्सपर्ट है यहाँ पे, एक्सपर्ट लेबर्स। तो इनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी को करना है यहाँ पे आके, तो इट्स वेरी इजी, है ना। हैज़ल फ्री जैसे बोलते हैं। राइट राइट। आपने बताया कि आप कोरिया में 3 सवा 3 साल आप रहे, या तो मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि चाइना और कोरिया के बीच सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, वो बहुत सारी मिल जाएगी। अब मैं डिफरेंसेस जानना चाहूँगा, या ऐसी वो बात बताएं जो आपको अलग नज़र आती है कि चाइना में ऐसा है या कोरिया में इस तरीके से है, कुछ भी हो किसी भी रूप में। यस यस। पहले तो मुझे लगा कोरिया में वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ कम है। यस यस। अच्छा। तो कोरिया में एक्चुअली हर एक चीज़ देखा कि मोस्ट ऑफ जो वहाँ पे लोकल पीपल है, वहाँ इंग्लिश बोल सकते हैं ओके कोरिया में, ओके। है ना। तो यहाँ पे वो एक थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ सभी चाइनीज़ बोलते हैं। दूसरा, जैसा कोरिया आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत छोटा कंट्री है, ठीक, बट वेरी वेल डेवलप्ड, वेरी क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड है। और चाइना जब आप देखते हो, इट इज़ ऑल्सो डेवलप्ड एंड सब cities are very clean. Only difference is China is big, like I said. राइट। तो अगर आप मतलब बिजनेस एरिया वाइज उसका जो एरिया वाइज, जोग्राफिकल जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया राइट है, राइट। वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो इसकी वजह से जो बिजनेस साइड से अगर आप थिंक करोगे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। चाइना में। या ठीक 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 है ना। ठीक। और जैसे एरिया बड़ा है, तो आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने की वजह से आपका माइंड यहाँ पे रहने के लिए सेट हो जाता है कि मैं कुछ और ज़्यादा कर सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ, ये हिसाब से, है ना। और यहाँ पे जैसे नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, बैंकिंग सेक्टर्स है, और कुछ कुछ इंडियन कंपनीज़ है, फार्मास के बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पे, और उनके मैन्युफैक्चरिंग्स हैं यहाँ पे, रिसर्च सेंटर है। तो यू हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी टू सेटल डाउन हियर, है ना। और बाकी जब आप आओगे तो कुछ आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, तो हम में तो है ही यहाँ पे। बेजिंग इंडियंस, या, ये चीज़, हाँ, ठीक तो ठीक कुछ ठीक। अच्छा, हम एक guide सवाल कि हाँ। अगर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है या सुन रहा है, अगर वो कोई भी, चाहे वो पढ़ने के लिहाज से या काम करने के लिहाज से या बिजनेस करने के लिहाज से वो चाइना आना चाहता है, उसे स्टार्टिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप उसको क्या सलाह देंगे? या अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो पहले मैं चाहता हूँ कि वो थोड़े बहुत जो लोकल्स रूल्स रेगुलेशंस है थोड़ा देख ले, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस, और वो अपने जो मोबाइल ऐप्स हैं, जो भी लोकल ऐप्स यूज़ होते हैं यहाँ पे, जैसे टैक्सीज के लिए यूज़ होता है, या जैसे अगर आपको इंडिया में व्हाट्सअप बहुत चलता है लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है, तो उसके रिलेटेड आपको जो भी सॉफ्टवेयर्स चाहिए है वो आप इंस्टॉल करके आ जाओ पहले से ही। और थोड़ा रिसर्च कर लो कि यहाँ पे अगर आपका कोई कॉन्टेक्ट्स है या कोई फ्रेंड्स है, तो पहले आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि आप आ रहे हो, या तो कुछ उनका लोकल नंबर लेके रख लो। अगर कुछ एयरपोर्ट में कुछ होता है या ऑन द वे, तो आप उसके फर्स्ट कांटेक्ट में आप रह सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें, या तो फिर दूसरा हो गया कि आप सिम कार्ड जैसे इंटरनेशनल रोमिंग करवा के आ जाओ। ये भी एक, क्योंकि कुछ कुछ लोग इंटरनेशनल रोमिंग नहीं करवाते, फिर यहाँ पे लेना मुश्किल होता है ना। और जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए भी जैसे क्योंकि उनको जो फर्स्ट टाइम वीज़ा मिलता है, तो वो सिर्फ स्टे वीज़ा होता है, तो उसको कितना ड्यूरेशन का ही मिलता है, अपने यूनिवर्सिटी से क्लियरली डिस्कस करके आ जाओ कि उनको आने के कितने दिनों के बाद
मुझे एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो उसको पता रहे कि उसको कितना दिन वो फ्री रह सकता है यहाँ पे। और फिर वीज़ा लेने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है लोकल कम्युनिटी और इसमें, और वो भी आप अपने का यूनिवर्सिटी से बात कर लो। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप रजिस्टर करना भूल जाते हो विदिन 24 आवर्स, तो आपको इवन कम्युनिटी जो सेंटर होता है तो वहाँ से आपको वार्निंग मिल सकती है। ओके है ना। तो ओके ये भी एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। तो जैसे ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक तो ये ठीक सब ठीक। छोटी छोटी चीज़ें हैं। और बेटर हो कि कोई, जैसे आप आ रहे हो तो किसी का एक कांटेक्ट या कोई रेस्टोरेंट वाले के साथ पहले ही बातचीत करके थोड़ा गाइडेंस ले लो, है ना। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। मतलब ये बेसिक बेसिक चीज़ें Basic ये चीज़ें ये हैं, इम्पोर्टेंट होती है। यस यस जैसे कि आपने बताया ऐप्स डाउनलोड करके यस आए, यस, थोड़े बहुत तौर तरीकों के बारे में सीख लें राइट कि राइट चाइना आ रहे हैं तो हाँ, किन बातों का ध्यान रखना राइट चाहिए। राइट जैसे कि बहुत सारी चीज़ें कि आपको जैसे पॉलिटिक्स इन चीज़ों से थोड़ा सा हाँ, यस को ध्यान में रखना चाहिए कि राइट, हर कंट्री का अपना एक अलग एक यस यस सिस्टम होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कंट्री में जिस तरीके से करते हो वो Yes. सेम आपको चाइना में भी करना है। राइट इन राइट चीज़ों का ध्यान रखना है। यस तो जैसे आपका बीजिंग इंडियंस, अब एक तो ग्रुप है वी चैट ग्रुप, क्योंकि व्हाट्सएप यहाँ चलता नहीं तो वी चैट Yes. पर आपने ये बनाया, और सभी जितने भी इंडियंस, नॉट ओनली इंडियंस, जितने भी लोग यहाँ चाइना में रहते हैं Yeah, yeah. वो सब वी चैट पे जुड़े हुए हैं। हर किसी Right, का अपना right. एक वी चैट Yes, अकाउंट yes. होता है, तो इसलिए वी चैट ग्रुप आपने बना रखा है। Yeah. आपने अलग से एक एसोसिएशन भी बनाई है कम्युनिटी, जिसके बैनर तले आप जो इंडिया के फेस्टिवल्स हैं Yeah. उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे होली, दिवाली Yes, एक्सेट्रा ये चीज़। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ अब आगे इसको किस तरीके से देखते हैं, आगे इसको बढ़ाने का आपका और क्या एक प्लान है आगे। ओके, तो आगे अभी हम लोग ने ऐसा सोचा कि ये जो वी चैट ग्रुप्स अभी हम जो करते हैं, और जो हम बोल रहे हैं बीजिंग इंडियन कम्युनिटी या जो भी इंडियन कम्युनिटी है, तो ये एक्चुअली ये इनफॉर्मल वे है। ये इनफॉर्मल मतलब जस्ट फॉर आवर रिलेशन, मतलब एक क्लब की तरह हो गया, हाँ, कि मिलकर सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हम लोग फॉर्मल वे में प्रॉपरली रजिस्टर करें। तो इसमें ऑलरेडी हमारा डिस्कशन चल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे कुछ इंडियन बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, कुछ रेस्टोरेंट्स ओनर्स है, और कुछ कम्युनिटी मेंबर्स है, सीनियर मेंबर जो यहाँ पे ऑलरेडी 25 इयर्स 30 इयर्स से रह रहे हैं। तो हम लोग उनके सपोर्ट के थ्रू हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल तरीके से रजिस्टर करके, और ये उससे क्या बेनिफिट होगा आप अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो। हाँ, तो रजिस्टर करने से क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई इवेंट करते हैं तो अभी ये इनफॉर्मल वे से हो रही है। अगर मैं रजिस्टर कर देता हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडियन कंपनीज़ है बीजिंग में या चाइना में, तो हम क्या करेंगे कि स्पॉन्सरशिप लेंगे उनसे, और जो भी इंडियंस फैमिलीज़ या कोई इंडियंस को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ ऑफलाइन तरीके से, हाँ ऑफलाइन तरीके से। और जैसे उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, या कुछ कुछ जो इंडियन से कोई कंपनी से उनका डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उसको सैलरी नहीं मिलती है, तो उसको थोड़े दिन रुकने के लिए कुछ सपोर्ट ओके चाहिए होता है ना। तो हम लोग का अभी ये प्लान चल रहा है कि हम ऑलरेडी मोस्ट ऑफ जो इंडियन बिजनेसमैन हैं तो उनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आया है। तो हम लोग अभी लोकल अथॉरिटीज़ के जो रूल्स, जो उनके फॉर्मेलिटीज़ है, तो वो अभी हम समझ रहे हैं कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो एक बार फॉर्मल हो जाता है तो ये कम्युनिटी और स्ट्रांग हो सकती है, और जो इंडियन डायस्पोरास इन बीजिंग और इन चाइना, तो हम उनको और अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। आपको लोकल अथॉरिटीज़ से भी सपोर्ट मिलता है काफ़ी। यस ऑफ कोर्स, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे हम लोग लोकल पुलिस स्टेशन गए थे जब पासपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ था, है ना। तो यही सेम चीज़ जब आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हो, जैसे किसी का ये बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कोई बच्चा इधर बॉर्न होता है, ठीक ठीक। तो उसका अटेस्टेशन करना पड़ता है, या तो फिर किसी का वीज़ा होता है, वीज़ा ऑफिस में कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है तो वो लोकल अथॉरिटीज़ समझाते हैं इंग्लिश चाइनीज़ में। अगर उसको इंग्लिश नहीं बोल पाते तो मोबाइल में ट्रांसलेट करके भी बता देते हैं। तो कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह चाहिए रहेगा तो वो खुद भी कर लेते हैं, है ना। तो उनके साइड से भी हमको अच्छा सपोर्ट्स मिलता है। और नॉट ओनली
ये साइड पे जैसे अभी हमने लास्ट टाइम दिवाली किए थे, होली किए थे, तो ये सब चीज़ों के लिए परमिशन लेना पड़ता है आपको, भले आप आउटडोर कर रहे हो या इंडोर, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा रहते हैं और 200 के आसपास, तो लोकल अथॉरिटीज़ से हमको जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे हमारा फर्स्ट दिवाली पार्टी था, तो जो पुलिस स्टेशन था उनको समझ में नहीं आ रहा था होली का कलर क्या है, तो उसको मेरे को वीडियो दिखाना पड़ा, ये दिखाना पड़ा, और फिर वो समझा अच्छा अच्छा ठीक है, देन उनसे परमिशन मिला। फिर सेकेंड ईयर भी हम लोग ने बहुत बड़े स्केल में किए, और फिर जैसे बड़े लास्ट टाइम हम लोग ने जैसे आउटडोर किए थे, वो 250-250 लोग थे, तो हमको लोकल अथॉरिटी से जैसे फूड एंड सिक्योरिटी का वो लेना पड़ता है, फूड लाइसेंस। अच्छा। और फिर फायर लाइसेंस की यहाँ पे ओके, आसपास कुछ ओके, होता है तो ओके। फायर का क्या क्या बंदोबस्त है। और हम्म। जैसे आप बाहर खाना नहीं बना सकते हो क्योंकि वो बच्चे लोग खेलते रहेंगे, तो आप स्पेशल वो प्लेस बताएंगे, आप उधर ही खाना बना सकते ठीक हो, ठीक है ठीक ना। ठीक। ये सब इनके रूल्स रेगुलेशंस है लोकल अथॉरिटीज़ के, तो वो आके हमको सपोर्ट करते हैं। ओके। तो आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने कुछ रिक्वेस्ट किया और नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट कुछ कमी है तो वो बता देंगे कि भाई ये नहीं करना है, ये करना है, जैसे आप ऑडियो इतना नहीं, इतने बजे के बाद कम करना है, ये सब चीज़ें है ना। तो लोकल अथॉरिटी से भी अच्छा सपोर्ट मिलता है, और इंडियन एम्बेसी से भी हमको अच्छा सपोर्ट मिलता है ये सब चीज़ों करने के लिए, अच्छा। इवेंट्स वगैरह। और इवन कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो एम्बेसी भी हमको बैकएंड पे अच्छा सपोर्ट करती है। आपका भी एक जो भूमिका है वो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह है ना, कि यस, क्योंकि देखिए इंडियन एम्बेसी हर इंडियंस से तो नहीं जुड़ पाएगी, राइट राइट हर किसी को वो मैसेज नहीं कन्वे कर किया जाएगा, राइट राइट तो वो देखेंगे कि कोई कनेक्टिंग लिंक है जो इंडियन डायस्पोरा यस। को लिंक करता, तो वो शायद आपसे संपर्क करते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ यस, तो अभी जैसे हमारा ग्रुप है, तो सभी इंडियंस को एक साथ मैसेज भेजना है, जैसे कुछ एक इवेंट है, लाइक लास्ट टाइम जब पीएम मोदी जी आने वाले थे, ठीक ठीक। है ना, तो एक कॉमन ग्रुप है हमारे पास, तो मेरे पास आ सकता है, मेरे थ्रू ग्रुप में जाता है, ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है, ऐसा कुछ ये है, तो या तो फिर किसी को पर्सनली कुछ जैसे उनको पीसीसी कराना होता है, या कुछ अर्जेंट में कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे कराना होता है, तो ये सब चीज़ों में बैकएंड से हमको हमेशा एम्बेसी से सपोर्ट मिल जाती है ना। एम्बेसी का जो इंडियन डायस्पोरा के लिए जो काम है या जो सपोर्ट है उसको किस तरीके से देखते हो? अगर आप इंडियन एम्बेसी के साइड से देखोगे तो हमको हमेशा ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और वो भी ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस हर एक जो कम्युनिटी इवेंट हो या जो एम्बेसी इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करें। और अगर आप जैसे कुछ चैलेंजेस होते हैं, लाइक लोकल अथॉरिटीज़ में कुछ बातचीत करनी है, या कुछ इवेंट्स के लिए हमको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, तो हमको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है एम्बेसी से। ओके। और कभी ऐसा कुछ तो दिक्कत हुआ नहीं कि ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है, भले कुछ ना भले थोड़ा लेट, लेकिन मिल जाता है कुछ ना कुछ सोल्यूशन। या चलिए, आपसे काफ़ी ढेर सारी बातें हुई, या काफ़ी कुछ जानने को मिला, और आई एम श्योर हमारे जो दर्शक जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं यस यस या जो सुन रहे हैं इसको, तो लोग जान पाएंगे कि अगर आप अपने देश से जब विदेश में जाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या क्वेरीज होती है, वो चीज़ आज जानने को मिला होगा। और ये भी जानने को मिला होगा कि अगर जब हम एक साथ इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, और आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, सहयोग करें, तो आपके जो चैलेंजेस हैं वो आसान हो जाते हैं, और आपकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो और आप जैसे जब लोग बैठे हों तो उससे लाइफ जो है वो और आसान हो जाती है। तो अरुण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना समय निकाला हमसे बात की। थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके पॉडकास्ट में आके, और कुछ टॉपिक्स में शेयर कर पाया यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।